Hello, guys. Hello, I am Megha, I'm Anurag. and this is Poems with Friends Season 2, Episode 1. Yes. तो So, as our audience knows, we took हमें a long pause. क्योंकि हम So, थोड़ा अलग अलग हो गए थे फिजिकल लोकेशंस बट वी आर बैक विद द पोएम्स और पोएम्स विद फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है हमारे न्यू लिसनर्स के लिए कि हम एक पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं. वी डोंट गो टू टेक्निकल. आई थिंक वी जस्ट हम एक फीलिंग एलिसिट करने की कोशिश करते हैं जो भी हमें फील हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी बिलीव कि वो ही पर्पस है पोएम्स का, ना कि उसकी कुछ सर्जिकल वो करना, एनालिसिस करना. एटलीस्ट वो हमारा पर्पस तो नहीं है. hmm, हम I think the best part that मुझे लगती है जो और I think मीका को भी लगती है is कि हम एक पोएम पढ़ते हैं एक सर्टेन आइडिया के साथ, लेकिन जब हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या फीलिंग्स आई, सामने वाली की फीलिंग्स पता करके और उनका इंटरप्रिटेशन उस पोएम का पता करके काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है. ब्यूटी ऑफ द पोएम इंक्रीजेस एंड विदाउट इवन प्रिटेंडिंग कि नोइंग कि हमें कुछ पता है टेक्निक. व्हाट वी नो इज द करेक्ट. मे बी हमने बिल्कुल गलत सोच लिया बट हमें मजा आता है. राइट राइट. तो मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी हुई है ना. इक्वल्स बाय विक्रम सेठ. एक सेकेंड. इट्स इवनिंग. I lack courage. The sun has set behind the fog bound hill. The breeze has died, even the jays are silent. The lake is still. I sit down, I am tired. To speak my mind's beyond my power to do. I have no warranty against the vision I have of you. You are close and cannot help me. The concrete slab is cold. The arcing stars pass too high overhead for easy grasping, even if ours. But frogs' songs, quiet ripples, these we may claim, and for this while concede we are, at least in hope, unequal equals, if not indeed. Oh, काफ़ी क्रिप्टिक सी पोयम है ये तो. थैंक यू मेरे को लगा कितना मजा हो रहा है पोएम को लेके. सही है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. It's evening, I lack courage. The sun has set behind the fog-bound hill. The breeze has died, even the jays are silent. The lake is still. ये तो आई थिंक इमेज सेट हो रही है. बस एक बंदा है, वो बैठा है. ही लैक्स करेज टू डू वॉट, ये अभी तक हमें नहीं पता है. और उसने वो ओपनिंग सीन टाइप का सेट कर दिया. आई थिंक राहुल ने बोला था ये पोएम इज़ लाइक अ मोन्टाज. वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एनालॉजी, बिकॉज पोएम में यू बिल्ड इमेज आफ्टर स्मॉल इमेज, और एक इंसान को एक मतलब ट्रेलर टाइप का इफेक्ट होता है पोएम का माइंड पे ऑलमोस्ट. I think one thing I really like in this paragraph is कि in this whole scene setting, he randomly says I lack courage. कि it's so disconnected from आगे और पीछे से. मतलब I think that opening line of I lack courage colors a lot of the next three lines for me. राइट. हाँ, आई थिंक उस आई लैक करेज से एक इंट्रीग टाइप का आ जाता है और एक डेप्थ टाइप की आ जाती है. वर्सेस अगर मैं आई लैक करेज हटा दूँ और इट्स इवनिंग, द सन हैज़ सेट बिहाइंड द फॉग बाउंड हिल, वो सब मैं बोलने लग जाऊँ तो थोड़ा मतलब एक कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया वो सीन. कि हाँ, इवनिंग सीन एक जनरल इवनिंग सीन डिस्क्राइब हो रहा है, बट उस आई लैक करेज से मतलब एक इंट्रीग सा आ जाता है कि किस चीज़ की करेज, क्या हो रहा है. और उससे कलर सा हो जाता है पूरा सीन कि द ब्रीज हैज़ डाइड, द जेज आर साइलेंट, द लेक इज स्टिल. तो वो लगता है कि कुछ तो ऑमिनस सा हो रहा है या कुछ तो छुपी हुई बात है. ठीक है. नेक्स्ट इज आई सिट डाउन, आई एम टायर्ड. टू स्पीक माई माइंड्स बियॉन्ड माई पावर टू डू. आई हैव नो वारंटी अगेंस्ट द विजन आई हैव ऑफ यू.
इसका क्या मतलब है? आई हैव नो वारंटी अगेंस्ट द विजन आई हैव ऑफ यू। वारंटी तो वो होती है ना, किसी चीज़ की वारंटी होती है कि वारंटी पीरियड में है तो ठीक कर देंगे। ये वारंटी का एक्चुअल मतलब क्या है वैसे सच बात है? वारंटी आई हैव नो वारंटी, वारंटी नहीं है मेरे पास, ये चीज़ ख़राब हो गई तो क्या होगा? तो मेरा जो विज़न है तुम्हारे लिए वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, ये कह रहा है क्या वो? क्या अगेंस्ट नो वारंटी अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट मुझे लग रहा है उसने जैसे वो आई नो हैव नो वारंटी अगेंस्ट माई लैपटॉप, या आई हैव नो वारंटी अगेंस्ट माई कार, कि उस चीज़ के लिए मेरे पास कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, तो वो कुछ कहना चाह रहा है। आई सिट डाउन, आई एम टायर्ड टू स्पीक माई माइंड्स बियॉन्ड माई पावर टू डू, कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है बट मुझे उसको बताने का पावर नहीं है, बेसिकली वो वर्ड्स नहीं आया तो ठीक है। एंड आई हैव नो वारंटी अगेंस्ट द विजन आई हैव ऑफ यू, कि वो जो मेरे अंदर तुम मतलब अभी तक तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं अगर किसी से प्यार, मतलब लव इज़ द मोस्ट जनरल इमोशन, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग देयर, कि मुझे अगर किसी से प्यार है और मुझे एक बहुत ही एंजेलिक सा उनका इमेज है मेरे दिमाग में, तो मुझे ये लग रहा है कि यार वो विज़न कहीं ख़राब ना हो जाए। मतलब मैं अगर कुछ बातें बोल दूँ जो अपने दिल की हैं, तो जो ट्रूथ है उस ट्रूथ से मेरा वो विज़न ना ख़राब हो जाए। Oh wait, no. क्या? I relate to it actually कि मेरे rose tinted eyes मतलब हाँ। glasses हैं कि I sit down, I'm tired कि there is a heaviness within me, but I cannot unburden it. I don't even wish to unburden it क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं मतलब मेरे पावर ही नहीं है वो सब बोलने की। मतलब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो ना, और एक उसका बहुत ही सररियल सा विजन बना लेते हो अपने दिमाग में कि ये बंदा तो एकदम गॉड है। तो वो लाइन मतलब आई वोंट कमेंट ऑन द ब्यूटी ऑफ द लाइन लैंग्वेज वाइज, बट दैट थॉट इज़ वेरी ब्यूटिफुल कि आई हैव नो वारंटी अगेंस्ट द विजन आई हैव ऑफ यू, कि वो विज़न अगर ख़राब हो गया मेरे दिमाग में, जो एक रोमांटिक स्टोरी चल रही है वो ख़राब हो गई, तो मेरे पास कोई वारंटी नहीं है उसकी, वो वापस नहीं आ सकता। बेसिकली एक होता है ना कि वो टूट गया तुम्हारा भ्रम, कि तुमने किसी को एक गॉड लाइक स्टैचर पे डाल रखा था, वो तुम्हारा भ्रम टूट गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। Oh, now it does make sense, and I think that ties back to the initial I lack courage. ठीक है, आगे थर्ड पैरा। हाँ बोल। No, मतलब I think I appreciate now this more. I think you are probably like ठीक है whatever कि मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि उसने काफी माहौल बनाया हुआ है कि काफी पूरी दुनिया शांत हो गई है एकदम से, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ बात होगी, बट इज लाइक कर ही नहीं सकता कि आई लेट दिस मोमेंट डाई कि मतलब माहौल है सच्चाई का लेकिन हम बात नहीं करेंगे। हाँ, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखें इस लाइट में, तो उसने बोला है कि इवन द जेज आर साइलेंट, द लेक इज स्टिल। तो मुझे लग रहा है कि वो डेप्थ बना रहा है कि जो एनवायरनमेंट है या जो नेचर है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट बाकी चीज़ें भी कुछ नहीं बोल पा रही हैं, सब कुछ साइलेंट ही है। तो मैं भी साइलेंट ही हूँ, मतलब मैं भी नहीं ही बोल पा रहा हूँ कुछ, मेरे पास पावर ही नहीं है चीज़ें बोलने की। कि वो होता है ना कि मैं बैठी हुई हूँ, जेज बर्ड्स सिंग कर रहे हैं, लेक वो कर रहे, नहीं मैं बैठी हुई हूँ और सब कुछ बहुत ही साइलेंट है। तो वो जो साइलेंस है वो मेरे अंदर के साइलेंस की एक रिफ्लेक्शन सी है, कि मैं जितना सफोकेटेड बैठी हूँ बाकी सब चीज़ें भी उतनी सफोकेटेड और साइलेंट ही लग रही हैं मुझे। Oh wait, that's true. Okay,
these this used to be CBSE cliched thing जहाँ पे तुम personification करते थे. We have not seen in our poems in a while this thing. हाँ, ये हमने नहीं देखा है कि अंदर की फीलिंग कोई बाहर वाली चीज़ों पे वो कर रहा हो, प्रोजेक्ट कर रहा हो कि हमने एक बार देखा था जब वो कोई पोएट अंदर से बैठी थी या बैठा था और वो हाँ, बाहर वो मुझे भी वही याद आया, कुछ तो फूलों को देख रहा था कि बहुत और फिर वो अंदर ही ले आया खरीद के अंदर वो. लिया था. हाँ That I remember. यस यस. हाँ, अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट सीज़न में हमने काफ़ी इंटरनल और फिलोसफिकल पोएम्स करी हैं. बाहर वाली चीज़ों को लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हैं फर्स्ट सीज़न में तो एटलीस्ट. हाँ, आई थिंक दिस इज़ नाइस कि मतलब वो इंसान बैठा हुआ है, ब्रीज हैज़ डाइड, तो वो खुद भी दुखी है. मतलब मुझे अब पता नहीं ये थर्ड फोर्थ पैराग्राफ पढ़ के समझ आएगा, बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, जैसे मान लो मुझे किसी से प्यार है तो एकदम चिड़िया चहचहा रही हैं, ब्रीज चल रही है, मतलब वो मेरा प्यार इतना है कि आई थिंक ये मेरे भाई ने भी एक बार लाइन बोली थी कि दिस वन टाइम ही वॉज इन लव विद अ गर्ल एंड देन ही वॉज लाइक यार खुद ही रोमांटिक चीज़ें हो जाती हैं, खुद ही सनसेट होने लगता है, बहुत ही सुंदर सा हवा चलने लगती है. एंड ही इज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन इन रियल लाइफ. तो मतलब ही वॉज लाइक यार मैं क्या करूँ, खुद ही अचानक से सब कुछ रोमांटिक हो जाता है. तो दिस इज़ ग्रेट बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक कि चीज़ें नॉन रोमांटिक हो गई हैं, ब्रीज डाई हो गई है, जेज साइलेंट हो गए हैं, लेक स्टिल हो गई है, तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ तो मतलब रोमांस चला गया है, बट ही स्टिल वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू दैट विजन. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ कि नहीं, आई स्टिल वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दैट विजन ऑफ ट्रू लव. तो वैसा सा लग रहा है अभी. तो लेट्स सी थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं. पढ़ना थर्ड. Third paragraph. You are close and cannot help me. The concrete slab is cold. The arcing stars pass too high overhead for easy grasping, even if ours. आर्किंग का क्या मतलब होता है इसमें? The एच तो arcing stars, I think, मेरे हिसाब से like कि you're looking at the stars very कि कैमरा में नहीं होता कि when you do the long photography, what photography is there when you keep अच्छा it for very long. अच्छा. हाँ हाँ यस यस. Arcing stars to me denotes a passage of time. कि evening से we are transitioning to night and stars are there, but the poet is just sitting in the same place. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग वो. ओके ओके. वैसे मैंने गूगल किया तो आर्किंग का मतलब लिखा है टू मूव इन द शेप ऑफ एन आर्क. मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इस आर्किंग में एच तो है ही नहीं, ARCING है, बट आई थिंक दैट ऑल्सो मीन्स कि आर्क की शेप में मूव हो रहे हैं. आइदर दैट कैन मीन फॉलिंग स्टार्स, क्योंकि फॉलिंग स्टार्स भी आर्क की शेप में मूव करते हैं, और दैट कैन मीन वॉट यू सेड इज़ अ वेरी नाइस इंटरप्रिटेशन कि वो इवनिंग से नाइट हो रही है, तो मतलब एक मूवमेंट सी लग रही है स्टार्स की, तो वो है स्टार्स. एनी केस मतलब ब्यूटी उसने कुछ तो डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, आइदर पैसेज ऑफ टाइम और एक्चुअली उसको फॉलिंग स्टार्स दिख रहे हैं. बट ही सेइंग कि पास टू हाई ओवर हेड फॉर ईजी ग्रेस्पिंग. तो आई थिंक फिर तो वही आइडिया रीइंफोर्स हो रहा है ना कि ये जो भी लॉफ्टी लव या रोमांस वाली चीज़ है वो आउट ऑफ रीच टाइप सी लग रही है अब उसको. मेरी this is where I feel I have a conspiracy theory about this poem. कि the concrete slab is a grave. Oh. कि which I cannot, I'm of two minds about this. क्योंकि this poem is so lonely. There is such a ominous presence of another person. ये मुझे भी लगा था, ये मुझे हाँ फर्स्ट लाइन से मुझे भी लगा था ये कि कुछ डेथ वाली, क्योंकि इसमें है ना यू आर क्लोज एंड कैन नॉट हेल्प मी. ये तो डेथ लोगों के लिए बोलते हैं ऐसी चीज़ तो लोग. यू आर क्लोज एंड कैन नॉट हेल्प मी, द कॉन्क्रीट स्लैब इज कोल्ड. हाँ, वरना वो कॉन्क्रीट स्लैब को स्पेसिफिकली क्यों डिफाइन करेगा? द ग्राउंड इज कोल्ड बोल सकता था वो. और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी कॉन्क्रीट जंगल सिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो. मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अ कॉन्क्रीट स्लैब हियर?
बट तू कुछ और कह रहा था. आई वॉज जस्ट सेइंग कि हाँ मुझे भी फर्स्ट लाइन से लगा कि कुछ डेथ वाली चीज़ है. हाँ लग रहा है ना, क्योंकि ये पोएम हमेशा मुझे एल्यूड करती है, बट आई हैव ऑलवेज हैड दिस स्ट्रांग सस्पिशन कि इट इज अबाउट द डेथ ऑफ अ पर्सन. कि बंदा मर ही चुका है ऑलरेडी और ये उसकी कंक्रीट स्लैब पे आके बैठ गया है, ग्रेव पे आके, एंड देन ये कुछ तो बोलना चाह रहा है बट नहीं बोल पा रहा है. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार, मुझे लग रहा है कुछ तो क्लोजर मिलेगा हमें. But frog songs quite ripples, these we may claim, and for this while concede, we are at least in hope unequal equals, if not indeed. बट फ्रॉग सॉन्ग्स क्वाइट रिपल्स दीज वी में क्लेम. ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं, आर्किंग स्टार्स हमारे नहीं हो सकते, पर फ्रॉग के सॉन्ग और क्वाइट रिपल्स हमारे हो सकते हैं. ठीक है. एंड फॉर दिस वाइल कंसीड वी आर, इसका क्या मतलब हुआ? एंड फॉर दिस वाइल कंसीड वी आर. I think and for this while. मतलब अच्छा. for this एंड duration. फॉर दिस वाइल कंसीड वी आर, मतलब कंसीड का तो मतलब होता है वो हार मान लेना ना? नहीं, कंसीड Concede as in कि there is a कि and for this while concede we are at least in hope कि I think at least in hope is the side thought कि we are unequal equals. एंड फॉर दिस वाइल कंसीड वी आर. अच्छा, ये हम कंसीड कर सकते हैं, मतलब कि we are unequal equals. वी आर एट लीस्ट इन होप अनइक्वल इक्वल्स इफ नॉट इन डीड. अच्छा, तो हम फ्रॉग के सॉन्ग और क्वाइट रिपल्स हम रख सकते हैं, और इस टाइम के लिए हम कंसीड कर सकते हैं कि मतलब हम ये मान सकते हैं कि हम होप में तो अनइक्वल इक्वल्स हैं, डीड में ना हो. अगर होप में तो हम सेम ही हैं. But what does this even mean? कि तो I think this is a very sad poem. मतलब I don't think कि the poet even wanted to tell कि क्या चल रहा है. कि विक्रम सेठ की जिंदगी में कुछ दुख चल रहा था, भाई इंसान मर गया and he is not able to talk to a grave. There are no actual repercussions. हाँ वही, मतलब होप में हम सेम हैं, डीड में नहीं है, पर वो डीड क्या है, होप किस बात की है. कि वो है कि that part I understand कि if we are talking about death कि we are of course unequal कि you are dead I am alive, that is the truth of the matter. But in hope we are unequal equals कि is it that we are at least hope unequal equals. होप में मतलब भाई वो उसने क्लियर नहीं करा ना कि होप किस चीज़. होप ये हो सकती है कि भाई होप कि तुम जिंदा होते, उस बात की होप, या पता नहीं किस बात की होप. और डीड में हम नहीं है, तो डीड किस टाइप की डीड. आई थिंक मुझे तो ये भी पसंद नहीं आया कि उसने ये बोला कि आर्किंग स्टार्स तो बहुत ऊपर हैं, पर फ्रॉग के सॉन्ग और क्वाइट रिपल्स हमारे हो सकते हैं. तो मुझे वो नहीं समझ आया कि मतलब what. I think that particular part I understood a little कि in all throughout the poem there is this ominous silence, but now I think that is the closure wala part ki, but it's not silent ki even though we are standing without talking to each other and the nature is kind of there representing, if nature is the representation of the silence between us, but there are in the background frogs song, lake is not silent, like it's rippling कि मतलब उस मुझे आई थिंक सी फील होती है, मतलब आई फील पीस आफ्टर रीडिंग द 3 पैराग्राफ्स. मुझे पीस फील हो रहा है, मुझे साइलेंस फील हो रहा है, बट आई थिंक मुझे वो क्लोजर नहीं मिल रहा. जैसे हमें हो सकता है कि मैं सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ आजकल, मैं ज़्यादा पोएम्स इंजॉय नहीं कर रही हूँ, बट जैसे बाकी पोएम्स पढ़ के क्लोजर हमेशा फील होता था कि हाँ जो भी कहा जा रहा है वो क्लियर तो है टू सम एक्सटेंट. मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं जो कि कम्प्लीटली कभी क्लियर नहीं करी गई. कि मुझे एज एन ओवरऑल ये चीज़ समझ आ गई कि ठीक है कोई इंसान मर गया है
or there is this second person who has come to the grave, and this second person is tired and वो बैठा हुआ है, वो कुछ बोलना चाह रहा है मे बी ग्रेव को, थोड़ा सा एक साइलेंस सा है, जेज आर साइलेंट लेक इज स्टिल, तो एक साइलेंट सी इवनिंग है, ये दुखी बंदा आया है ग्रेव पे, ये कह रहा है कि मैं कुछ तो कहना चाह रहा हूँ बट मैं नहीं कह सकता बिकॉज मेरे पास वारंटी नहीं है तुम्हारे विजन की। तो वो विजन क्या है वो नहीं क्लियर हुआ है कि मतलब डेड इंसान का क्या ही विजन हो सकता है, एंड वाई वुड यू सेइंग समथिंग रिमूव दैट विजन, वो तो डेड इंसान तो डेड ही हो गया ना। और सेकंड मतलब ठीक है, तुम वो वाला सेकंड पैराग्राफ हम इग्नोर भी कर दें, तो जो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है उसमें ये इम्प्लाई किया गया है कि आर्किंग स्टार्स तो बहुत हाई हैं, वो तो हमारे नहीं हो सकते, वो तो बहुत ऊपर चले गए, विच आई कैन टेक टू से कि यार तुम मर गए हो ना, तो अब हम दुनिया तो नहीं जीत सकते। वो वाली फीलिंग मैं समझ रही हूँ कि क्योंकि तुम मर गए दैट इज़ वाई वी कैन नॉट हैव द मून एंड द स्टार्स, मतलब हो सकता है तुम जिंदा होते तो वी कुड हैव एवरीथिंग बट नाउ वी कैन नॉट हैव स्टार्स, पर हम फ्रॉग सॉन्ग और क्वाइट रिपल्स तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रेव पे बैठा हूँ, तो हम थोड़ी देर के लिए तो से इक्वल ही हैं क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रेव पे बैठा हूँ इसलिए, और हम फ्रॉग सॉन्ग और क्वाइट रिपल्स हम दोनों ही साथ में सुन रहे हैं, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। बट वो जो लास्ट में होप और डीड वाली लाइन है कि वी आर इन होप अनइक्वल इक्वल्स इफ़ नॉट इन डीड, मतलब वो भी थोड़ी सी सरफेस लेवल पे ही क्लियर है कि हाँ मतलब एक डेड इंसान और एक अलाइव इंसान कैन बी इक्वल इन सम वे बट नॉट इक्वल, बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है उसमें। मतलब ओवरऑल मुझे समझ आ गया कि एक इंसान आया है, दुखी है, वो ग्रेव पे बैठा है और वो कह रहा है कि स्टार्स हमारे नहीं हो सकते बट फ्रॉग सॉन्ग हमारे हो सकते हैं, मुझे वो समझ आ गया एज अ जनरल मूड। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी ऑफ हिज इमोशन और स्पेसिफिसिटी ऑफ हिज रिलेशनशिप विद दिस पर्सन नहीं समझ आई। I agree. I think this is one of those cryptic things. ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी पोएम से दुखी होके भी जाना चाहिए मुझे लगता है। Closure. But no, the sad part is कि I brought it in the hope कि probably a new insight will come. मतलब because according to me, what like my interpretation of this poem till now, which I'm not sure is correct or not, because it is extremely cryptic, is that this person is dead, but this person is a beloved person. But कि unequal equals sounds to me it probably a hint at, again it's literally an overreach because no mention of this has happened, but because I know Vikram Seth is bisexual, so maybe Vikram Seth had an older lover that went unacknowledged. ये मेरी वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पर इस वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पोएम में कुछ वो नहीं है ना, प्रूफ्स नहीं है। हाँ, सैड पोएम थी है, तो हम अपने दर्शकों को बता कैसी पोएम्स भी होती हैं जो नहीं समझ आती। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि इवन पोएट्री राइटिंग इज़ अ वेरी इंडल्जेंट आर्ट, मुझे तो ये भी लगता है कभी कभी कि मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स यू वांट टू राइट अ पोएम क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स फील हो रही हैं, बट यू डोंट वांट टू गो इनटू टू मच स्पेसिफिसिटी या यू डोंट वांट टू मेक टू मैनी थिंग्स क्लियर, यू जस्ट वांट टू लीव इट एट दैट, लाइक लीव इट एट जस्ट अ फीलिंग विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट आई थिंक मतलब मुझे दैट इज़ नॉट माई पर्सनल प्रेफरेंस। मे बी समवन विल लाइक दिस पोएम, इसका मीटर अच्छा, राइम तो है इसका, मीटर उतना नहीं है, बट इसमें एक ओवरऑल फीलिंग है, एक सैडनेस की फीलिंग है। मे बी कोई इंसान जो गया हो कभी ग्रेव पे वो इस पोएम को ज़्यादा अप्रिशिएट करे। आई थिंक एज अ स्टोरी राइटर मुझे ऐसी पोएम्स पसंद आती हैं जिसमें स्टोरी या कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड हो कि मैं
कितनी पोएम्स हमने डिस्कस करी हैं. कॉकरोच वाली पोएम हमने डिस्कस करी थी, कॉकरोच आइज़ वाली. उसमें हम कितना स्पेसिफिकली उस इंसान की बैक स्टोरी बना पा रहे थे कि ओ ये पूरी बैक स्टोरी रही होगी, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा सीन हुआ होगा उसके साथ. तो आई थिंक इसमें सीन्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं. हिल का सीन, और ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है, बट एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों लोगों का, यू जस्ट कैन नॉट गेट एट इट. मतलब वो वाली फीलिंग है इसमें कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. वन ऑफ दोस पोएम्स जो एडिटर्स ने बोला हो कि क्या है, हटा दो इसको, एंड पोएट इज लाइक ये तो मेरी दिलो जान प्यारी पोएम है, मैं छापती रहूंगा. थोड़ी सी सेल्फ इंडल्जेंट तो है ये पोएम कि मैं कुछ तो कहूँगा बट पूरा नहीं बताऊँगा तुम्हें कि क्या कह रहा हूँ. कि जिसको समझ आ गया आ गया. आई एम नॉट मेकिंग दैट एफर्ट. आई एम नॉट मेकिंग दैट. कि इट फील्स अननेसेसरीली क्रिप्टिक. हाँ, मुझे भी वो लगता है कि ये वाला लास्ट वाले पैराग्राफ का सेंटेंस भी इतना वो है. बट फ्रॉग सॉन्ग्स क्वाइट रिपल्स दीज वी मे क्लेम एंड फॉर दिस वाइल कंसीड वी आर. यार मतलब ठीक से सिंपली लिख दो ना, इतने सारे कॉमा लगा के. ठीक है, हो जाता है कभी कभी. कोई बात नहीं. बट इट एटलीस्ट क्रिएट्स एन मतलब एटलीस्ट क्रिएट्स एन इमोशन. जैसे वोंकर वाई की मूवीज़, मुझे अभी रिसेंटली मेरी बहन ने बताया कि मुझे पसंद है उसकी मूवीज़, इन द मूड फॉर लव और शंकिंग एक्सप्रेस. बट उसमें एक मूड होता है, मतलब उन मूवीज़ में एक मूड सा होता है. बट उसमें तो उसने बोला कि अपने इंटरव्यू में उसने बोला कि मैं मूड ही क्रिएट करता हूँ सिर्फ पहले से, और फिर जब सीन शूट होने वाला होता है तो मैं किसी कैफ़े में जाता हूँ और उस सीन के डायलॉग लिखता हूँ फिर. absurd way of. राइट. अगर मूड पे ही मेरा पूरा गेम है, और उसकी सच में मूड बहुत अच्छी होती है उसकी मूवीज़ का, कि इट्स लाइक एकदम मूड है उस मूवी में. डायलॉग भूल जाओ. तो मूड तो है इस पोएम में. मूड तो है. चलो, ठीक है, कोई नहीं. But I was not going mad. Okay, this is a cryptic poem, and I think I got a closure. Even though this is not an amazing start to our season 2, episode 1, but this is a nice change of pace for the usual poems we do. नाइस चेंज ऑफ पेस. और वो भी है ना, आई थिंक मेरा भी थोड़ा सा डल पीरियड चल रहा है कि आई डोंट रियली वाव एट पोएम्स, एटलीस्ट फॉर द लास्ट मंथ आई हैवंट डन इट. तो आई थिंक इट इज़ फाइन. मतलब मुझे वही ये पॉडकास्ट करने का ये भी अच्छा लगता है कि वी विल गेट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस समथिंग. मे बी इट विल वाव अस, मे बी इट वोंट, बट धीरे धीरे ही यू गेट इन टू दैट जोन ना, कि हाँ दिस इज़ समथिंग. जैसे मैं कुछ बुक्स देख रही थी कि पोएट्री, मुझे एक्चुअली वो एक्सप्लोर करना था कि पोएट्री एज हीलिंग, या पोएट्री एज डिस्कोर्स, या पोएट्री एज फिलोसफी. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं कि डिफरेंट पीपल राइट पोएट्री फॉर डिफरेंट थिंग्स. आई थिंक आई राइट पोएट्री एज अ वे ऑफ पर्सनल कैथारसिस, जस्ट टू एक्सप्रेस एन इमोशन. सम पोएट्री इज़ मोर फिलोसफी, सम पोएट्री इज़ डिस्कोर्स. तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एंड अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करना कि तुम्हें क्या पसंद है. तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो तुम्हें नहीं पसंद है, विच इज़ फाइन. And that is the point of the poem कि you can't connect with every poem in the world. हाँ, right. ठीक है, I think we made a very solid point in our season 2 episode 1. Vikram Seth, lovers don't kill us. He writes very good poems though. I think I brought a poem with a personal agenda. ठीक है गाइस, आप बताएं हमें आपको और कौन सी पोएम्स पसंद हैं, या कोई और पोएट्स जिसकी पोएम आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे बट यू नेवर गॉट अराउंड टू इट, एंड वी विल पिक समथिंग. और अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय. तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा बिट. मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था कि हमने विक्रम सेठ की पोएम डिस्कस करी और ये कंक्लूजन निकाल लिया कि हमें तो पसंद नहीं आई. ऑफ कोर्स सारी पोइट्स की सारी पोएम्स नहीं पसंद आ सकती आपको, बट आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड अनदर शॉर्ट विक्रम सेठ पोएम विच इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पोएम्स दैट आई नो बाय हार्ट.
मतलब उसका म्यूज़िकलिटी और उसका इमोशन और इमेज सब कुछ इतना बढ़िया लगता है मुझे. तो if any of you have not read विक्रम सेठ before, I would not want you to leave with the feeling कि अरे बेकार पोएम लिखता है वो. तो दिस इज़ ऑल यू हु स्लीप टुनाइट. ये एक कलेक्शन में से है विक्रम सेठ की, विच इज़ नेम्ड ऑल यू हु स्लीप टुनाइट. All you who sleep tonight, far from the ones you love, no hands to left or right, and emptiness above. Know that you aren't alone, the whole world shares your tears, some for 2 nights or one, and some for all their years.